Hello students, I hope you are all doing fine at your home and also engaging yourself in the studies. So I have shared my videos. In that I had started the topic cell and I had made an understand of you that what is the cell and why it is known as the fundamental, structural and functional unit of life. Now, I'll be taking a step ahead and I'll be understanding those parts which I haven't dealt in my slides. I'll be taking or moving the chapter forward. First of all, again a quick revision of the same, that all the living organisms which are existing as living will have to compose of cells. क्या बोल रहा हूं मैं? ना जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है पृथ्वी के ऊपर, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया क्यों ना हो, अभी तो बैक्टीरिया से भी आपके स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, मैंने स्लाइड में मेंशन किया था अकॉर्डिंग टू द साइजेस ऑफ द सेल, याद करिए, दैट वाज PPLO, द माइकोप्लाज्मा, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स ऑन अर्थ, and be it the largest of the unicellular single cell, that is the ostrich egg. तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी हमारे यहां पर एग्जिस्ट करते हैं, सबके बॉडी में आपका क्या मिलेगा सर? दैट इज द सेल. क्लियर? सो दैट्स व्हाई सेल इज दैट थिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ताकि कोई भी लिविंग चीज को हम लोग कह सकते हैं कि यस दिस इज अ लिविंग सेल. क्लियर? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेल के कंपोनेंट्स क्या है. मैं डिस्कवरी वगैरह में और नहीं जा रहा हूं क्योंकि आई हैड वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो कि सेल डिस्कवर कौन किया था, लिविंग सेल का डिस्कवर कौन किया था, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, थोड़ा थोड़ा करके मैं जब आगे बढ़ूंगा तब आपके साथ उसको लेके चलेंगे. क्लियर है? तो अभी शुरू करते हैं कि सेल एक्चुअली होता क्या है. ठीक, सो सबसे पहले अगर हम लोग कोई भी एक सेल ले लेते हैं, उसके अंदर नॉर्मली हमें दो चीज मिलेगी. दैट इज इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड, अगर मैं सेल मेम्ब्रेन को हटा दूं, सपोज करो दिस इज योर सेल और यहां पर इसका न्यूक्लियस, ये पूरा का पूरा जो आपका मैट्रिक्स है दैट इज द साइटोप्लाज्म, and this cytoplasm is covered by a membrane which is called the cell membrane. तो अगर ये सेल मेम्ब्रेन को मैं हटा लेता हूं तो जो एंटायर कंटेंट्स जो भी इसके अंदर रहेगा, इस एंटायर कंटेंट्स को मैं नाम दूंगा द प्रोटोप्लाज्म. क्लियर है? ठीक, यू हैव हर्ड अबाउट द टर्म प्रोटोप्लाज्म. हु डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म? एक जन ने नामकरण किए थे, इट वॉज पुरकिंजी हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म. क्लियर है? ठीक है. सो प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो प्रोटोप्लाज्म विल बी कंसिस्टिंग ऑफ द, इनसाइड इट विल बी द न्यूक्लियस एंड द जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज द साइटोप्लाज्म. ठीक है? क्लियर है? ये चार्ट मैंने अपना वहां पर भी मैंने दिया था, वही लास्ट स्लाइड से ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं. तो प्रोटोप्लाज्म था. प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली क्या होगा? द सम ऑफ द एंटायर कंटेंट्स इनसाइड द सेल, दैट विल बी द साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म आपका किस, उसके अंदर क्या रहेगा? ना छोटा सा एक न्यूक्लियस रहेगा. क्लियर है? मैं यहां पर न्यूक्लियस के प्रेजेंस और एब्सेंस में जो दो टाइप ऑफ सेल्स आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, वो मैं डील करूंगा जब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में अच्छी तरह डिफाइन करेंगे. ठीक है? अभी के लिए क्योंकि ये एकदम शुरुआती दौर है तो हम लोग जस्ट एक ब्रीफ आइडिया लेंगे कि एक सेल के अंदर क्या क्या चीज होता है. ठीक, अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज. ठीक है? तो ये जो सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज है, इसको भी हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन. क्लियर है? किसी के अंदर
आपका मेम्ब्रेन होगा और कोई कोई सेल ऑर्गेनेलीज दे विल बी विदाउट द सेल मेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज होंगे वो कौन से है? लेट अस हैव अ लुक। सबसे पहले हो जाएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं यहां पे, ER स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्लियर है? ठीक है। सो इट विल बी अ सेल ऑर्गेनेली विथ अ आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, आई कैन राइट अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। नेक्स्ट द गोल्गी apparatus or the Golgi bodies. Coming on to the plastids, vacuoles, ये सारे के सारे जो मैंने यहां पे सेल ऑर्गेनेलीज लिखा है, each and every one is a membrane bound cell organelle. Clear? So naming कि non membrane bound कौन से होंगे? सो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड के अंदर सबसे पहला जो नाम आएगा दैट विल बी द राइबोसोम्स। क्लियर? और एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेली होता है द सेंट्रोसोम। ठीक? विच कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रियोल्स। क्लियर है? ये सारे को घबराने की कोई जरूरत नहीं। हो सकता है इनमें से कुछ कुछ चीजें आप बिल्कुल नए तौर से सीख रहे हो, लेकिन हम लोग एक एक चीज को बहुत ही गहराई में जाके हम लोग पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में। तो बिल्कुल डरिए मत, धीरे धीरे कोशिश कीजिए। जो भी आपके कंसेप्ट्स में पढ़ाते जा रहा हूं वो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह बैठना चाहिए, और फिर बाद में वही चीज आप अच्छी तरह रिवीजन भी करिए जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा उससे। क्लियर है? तो सेल के अंदर क्या है? सेल कंसिस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन हटा दूं तो एंटायर कंटेंट जो होगा उसको प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। बताते जाओ साथ साथ। प्रोटोप्लाज्म क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म के अंदर रहेगा साइटोप्लाज्म और रहेगा अपना न्यूक्लियस। क्लियर है? साइटोप्लाज्म के अंदर भरपूर मात्रा में सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। याद करो, मैंने बोला था कि हाँ, सेल के अंदर एक डिविजन ऑफ लेबर होता है, मतलब हर छोटे छोटे काम वेल डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया गया है, ताकि कोई जो एक मेन लिविंग का जो फंक्शन है, कोई एनर्जी दे रहा है, कोई इन आपका डाइजेशन में काम कर रहा है, कोई एक्सक्रीशन में मदद कर रहा है, कोई रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है, ऑल ओवर सब कोई अच्छी तरह अपना अगर काम करेगा, देन द सेल कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ लिविंग। तो ये बहुत अच्छी तरह डिवीजन ऑफ लेबर करने के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ मेम्ब्रेन लाइक सेल ऑर्गेनेलीज व्हिच आर फाउंड। उन सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर कुछ कुछ होंगे जो कि मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहेगा, कुछ होंगे जो कि आपके नॉन मेम्ब्रेन होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड के अंदर हम लोग बात कर सकते हैं द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द माइटोकॉन्ड्रिया, द गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। क्लियर है? और अगर नॉन मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं तो आ जाएगा राइबोसोम और सेंट्रोसोम्स, जिसके अंदर आपका स्ट्रक्चर होगा सेंट्रियोल्स। चलिए, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन हमें सबसे पहले कहां पर मिलेगा? ना कोई भी सेल से, ठीक, बीट द एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा ही होगा। ठीक है? सो ऑल लिविंग सेल्स ऑन दिस अर्थ हैज दिस स्ट्रक्चर दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। अब फटाफट देख लेते हैं ये क्या है ना। सेल मेम्ब्रेन एक बहुत ही थिन आउटर कवरिंग होगा, किसका? जो साइटोप्लाज्म को ढक के रखेगा। साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, मतलब प्रोटोप्लाज्म को जो ढक के रखेगा। कैसा है ये? नहीं, थिन आउटर कवरिंग है। क्लियर है? ये थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी होता है। फ्लेक्सिबल मतलब it can easily change its shape according to the need of the cell. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है वो किस लिए होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन लिपिड्स एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटीन मेम्ब्रेन्स, दैट इज दे आर ऑल्सो नोन एज द फॉस्फोलिपिड्स
फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा आपका लिपिड्स के वजह से और दूसरा हो जाएगा कुछ प्रोटीन्स की वजह से। ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर आएगा क्या चीज, ना फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर है? अब तो ये हमें बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स के अंदर मिलेंगे। ये दोनों के अंदर ही आपका रहता है। ठीक है, अभी यहां पर हम लोग सिर्फ प्लांट और एनिमल्स को ही ऑर्गेनिजम्स मान रहे हैं, बट इन योर थर्ड चैप्टर दैट इज डाइवर्सिटी, वहां पर जाके हम लोग देखेंगे कि सर ये ऑर्गेनिज्म बहुत ही बड़ा एक लिस्ट, ठीक, जहां पे प्लांट और एनिमल्स तो बहुत ही आपका छोटा सा एक आपका ग्रुप है, और भी कई तरीके से आपके ऑर्गेनिजम्स है इन आवर अर्थ। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का सबसे पहला अगर मैं फंक्शन की बात करूंगा कि ये जो मेम्ब्रेन है सर, ये सपोज करिए ये वही आपने दोबारा से ड्रॉ करूंगा, दिस इज योर सेल, तो ये आपका उसका आउटसाइड एनवायरमेंट है एंड दिस इज द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द सेल। तो ये सेल मेम्ब्रेन है जो आपका कुछ चीजों को आने दे रहा है सेल के अंदर और कुछ चीजों को सेल से बाहर निकलने भी दे रहा है सर। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन कैसा मेम्ब्रेन है? इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सर व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिवली? बहुत चूजी है ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक, सबको अंदर नहीं लेता है और सबको ही बाहर भी निकलने नहीं देता है। जिसको जिसको उसको लगा उसको अंदर आने देता है, और जिसको नहीं लगेगा कि जरूरत नहीं है तो वो अपना दरवाजा दो क्लोज कर देगा, उसको आने नहीं देगा। क्लियर है? तो ये जो चीज है परमिएबल का मतलब क्या है? परमिशन, परमिशन टू एंटर, परमिशन टू लीव द सेल। ठीक है, तो ये जो आपका सिलेक्टिवली परमिएबल है, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल membrane, that it allows only certain type of substances to enter into the cell and certain substances to exit out of the cell. Clear है? नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि यही ये सेल मेम्ब्रेन है जो कि उस ऑर्गेनिज्म के सेल को ढक के रखा हुआ है। तो बाहर आपके कई तरीके से पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग जर्म्स वगैरह ये सब रहता है सर। क्लियर है? तो उनसे भी आपका यही ये सेल मेम्ब्रेन है जो उसको बचा के रखेगा। तो इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम इन्फेक्शियस पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होता है? डिजीज कॉजिंग जर्म्स। ठीक है, तो ये पैथोजन से भी आपका ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये क्योंकि ये आउटर कवरिंग है तो ये उससे भी इसको बचा के रखेगा। क्लियर है? ठीक है, अब तो मतलब मेनली यहां पर हम लोगों को देखना है कि सेल मेम्ब्रेन जो आपका स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। क्लियर है? तो ट्रांसपोर्ट, इसके बाद हम लोग आएंगे जो चीज देखने के लिए कि ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार के हो सकता है। ठीक ना, हम लोग ट्रांसपोर्ट को यहां पे पढ़ेंगे इन टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय विच थिंग्स कैन एंटर एंड एग्जिट द सेल। व्हाट आर दे? नहीं, यहां पे हम लोग ट्रांसपोर्ट टाइप्स पकड़ लेते हैं, और ट्रांसपोर्ट टाइप्स को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करके बोल सकते हैं। एक तो हो जाएगा डिफ्यूजन एंड द अदर विल बी ऑस्मोसिस। क्लियर? ये नाम दोनों ही आप पहले भी सुने हो। ठीक है, आज थोड़ा सा देख लेते हैं ये दोनों क्या चीज है। एक हो जाएगा डिफ्यूजन और एक हो जाएगा ऑस्मोसिस। बहुत ही आसान है। डिफ्यूजन जो होगा सर, यहां पर हमें याद रखना है कि ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा। क्या होगा सर? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म स्पॉन्टेनियस? ना लगातार एक मूवमेंट होगा। कैसा? ना एक लगातार आपका मूवमेंट होगा किसका? ऑफ आइदर सॉलिड्स, आइदर लिक्विड्स
क्या होगा डिफ्यूजन? इट इज अ प्रोसेस इन विच देयर विल बी अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द आइदर सॉलिड पार्टिकल्स, द लिक्विड पार्टिकल्स और द गैसियस पार्टिकल्स। सवाल आता है कहां से कहां तक मूव होगा सर? ना ऑब्वियसली अ रीजन जहां पर वो ज्यादा मिलेगा, दैट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन से मूवमेंट होगा किसके पास? टुवर्ड्स द लो कंसेंट्रेशन। क्लियर है? क्लियर है सर? यही चीज हम लोग जब ऑस्मोसिस के अंदर देखेंगे तो सबसे पहला जो आपका डिफरेंस होगा कि यहां पे मूवमेंट जो होगा दैट विल बी द मूवमेंट ऑफ द वाटर, ऑल द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जो मूवमेंट होगा, द मूवमेंट ऑफ, हम लोग वाटर को ही लेके चलते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कहां पर? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। क्लियर है? अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आया? नहीं आया सर? अगर मैं बोलूं कि दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज डिवाइडिंग टू पार्ट्स, यहां पर आपका एक पर्टिकुलर मीडियम सपोज करो ए है, यहां पर आपका दूसरा एक मीडियम सपोज करो मीडियम बी है। यहां पे कोई चीज, ये पूरा का पूरा लिक्विड मटेरियल है सर, यहां पे कोई चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में है और यहां पे कोई चीज बहुत कम अमाउंट में है। तो ये जो जहां पर ज्यादा है ये धीरे धीरे इस मेम्ब्रेन से होते हुए गुजरेगा और फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन किसके सहारे मूव करेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स के सहारे फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई टू अ रीजन ऑफ लो ये मूव होगा अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है? ये जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक, यही प्रोसेस हम लोग बोल सकते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर? तो ऑस्मोसिस जो है वो हमेशा एक ग्रेडियंट की तरफ मूव करता है। क्लियर है? ग्रेडियंट मतलब समझते क्या हो आप ना? ग्रेडियंट आप लोग ग्राफ करते हो, ग्राफ के अंदर ग्रेडियंट आप शब्द कभी ना कभी आता है। ग्रेडियंट शब्द का मतलब होता है स्लोप। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडियंट? ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। क्लियर? ठीक है? अब अगर मैं सपोज करो ये जगह है, यहां पर पानी रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली टेंडेंसी क्या होगा पानी का? ना पानी फ्रॉम आपका एक हाइट से वो नीचे की तरफ मूव करते आएगा सर। क्लियर है? तो ये जो हम लोग बोलते हैं दिस इज अलोंग द ग्रेडियंट वाटर इज मूविंग। क्लियर है? समझ में आया? दोबारा बोल रहा हूं, ये क्या है? स्लोप है आपका। तो अगर मैं पानी को एट अ हाइट पे रखूं और उसको वहां से छोड़ दूं तो ऑटोमेटिकली पानी ऊपर थोड़ी जाएगा। पानी क्या करेगा? एक हाइट से वो नीचे की तरफ ही मूव करते हुए आएगा। क्लियर है? ठीक है? तो जो ग्रेडियंट से फॉलो करता है उसको हम लोग नाम देंगे अलोंग द ग्रेडियंट। ठीक? तो ऐसा नहीं होता है कि अक्रॉस या अगेंस्ट द ग्रेडियंट भी ट्रांसपोर्ट होता है, जो हम लोग देखेंगे बाद में। क्लियर है? तो अभी तक के लिए क्या पढ़े हम लोग? हम लोग देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट दो प्रकार के हो सकता है प्रोसेसेस, दैट इज द डिफ्यूजन एंड द ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है? ना स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस हो सकता है आइदर लिक्विड, आइदर सॉलिड, आइदर गैसेस। सिर्फ कहां से? इसको कोई मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन से रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन में वो जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होगा उस प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे डिफ्यूजन। क्लियर है? ठीक? डिफ्यूजन का एग्जांपल क्या हो सकता है? हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर आ जाते हैं। क्लियर? लंग्स से आपके ब्लड वेसल्स निकल रहा है और वो ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है लंग्स तक। अब जो ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा है उस टाइम, ठीक? ऑक्सीजन का मात्रा कम है। लंग्स के अंदर हम लोग जब सांस ले लिए तो हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम है।
तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ब्लड वेसल्स के अंदर, वो आपका डिफ्यूज होके चला जाएगा लंग्स के सेल्स के अंदर, दैट इज एल्वियोलाई के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा। और लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन ज्यादा है वो ऑक्सीजन धीरे से हमारे ब्लड के अंदर आ जाएगा। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके वजह से हुआ, कौन सा प्रोसेस काम किया, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर? अगर यही चीज हम लोग बात करते हैं ऑस्मोसिस के अंदर, ऑस्मोसिस के अंदर आपका थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहां पर दो चीज हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन होगा इसमें। क्लियर है? ठीक, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेगा अक्रॉस आ मेम्ब्रेन, यहां पे एक मेम्ब्रेन हो जाएगा, डिवाइड करेगा दोनों तरफ। क्लियर है? और ये मूवमेंट आपका जनरली कैसा होता है ना, वही सेम, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। क्लियर है? तो ये हो गया अपना द डिफ्यूजन प्रोसेस एंड द ऑस्मोसिस। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। वो क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज अ सॉल्यूशन एंड व्हाट इज अ सॉल्यूशन मेड अप ऑफ। ना सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, एक जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा और एक सॉल्वेंट होगा, जिस सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। सपोज करिए मैं एग्जांपल लिखता हूं यहां पे, शुगर सॉल्यूशन। ठीक, तो ये शुगर सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, सॉल्यूट जो होगा दैट विल बी द शुगर एंड सॉल्वेंट विल बी नथिंग बट द वाटर। क्लियर? तो ये शुगर प्लस वाटर मिला के आपका बन रहा है कोई सॉल्यूशन। क्लियर है? तो कोई भी जैसे सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे उसके अंदर सॉल्वेंट तो रहेगा ही रहेगा सर। क्लियर है? सॉल्वेंट के बिना सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। क्लियर? और वो सॉल्वेंट कैसे करके मूव कर रहा है, ठीक, सॉल्वेंट मतलब मेनली वी विल बी टेकिंग वाटर, तो वो वाटर कहां से कैसा करके मूव कर रहा है, उस वाटर का मूवमेंट को ट्रेस करके हम लोग 3 प्रकार के यहां पर सॉल्यूशंस को डिफाइन करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, चलिए देख लेते हैं। एक हो जाएगा हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक हो जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? ठीक, ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है, बहुत अच्छी तरह ध्यान करना, क्योंकि जो आप लोग सोच रहे हो कि यस 11-12 में आपको बायो लेना है, तो प्लांट फिजियोलॉजी हो या एनिमल फिजियोलॉजी हो, ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह आपके आना चाहिए। क्लियर? इवन आपके जो एनटीएससी के एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी ये चीज बहुत बार पूछा जाता है कि सपोज करिए कोई एनिमल सेल है या कोई प्लांट सेल है, इफ आई पुट इट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो क्या चेंज होगा, इफ आई पुट इट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो क्या चेंज होगा। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी तरह स्पेसिफिक आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक किसके ऊपर आधार है। क्लियर है? तो इन तीनों कंडीशन के लिए मैं एक छोटा सा यहां पर एक्सपेरिमेंट के तौर पे 3 वेसल ड्रॉ कर दूंगा सर। दिस इज योर वेसल ए, दिस इज योर वेसल बी एंड लेट दिस बी द वेसल सी। क्लियर? 3 गमला ले लिया मैंने और इस गमले के अंदर मैं क्या रखूंगा, आई विल बी टेकिंग 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी एंड सॉल्यूशन सी। क्लियर? और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोई सेल लूंगा, जो सेल मैं इन सब के अंदर रख दूंगा। ठीक है? क्लियर? सेम क्या है, सेल, ठीक है, एक ही प्रकार के सेल मैं सब में रखूंगा। ठीक, और जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में अलग अलग टाइप के लूंगा और फिर मैं देखूंगा कि कौन सा टाइप, अगर मैं ये सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक बोलूंगा तो क्यों बोलूंगा, इस सॉल्यूशन को अगर मैं हाइपोटोनिक बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं। क्लियर है? ठीक है,
हमें एक चीज याद रखना पड़ेगा कि हाइपोटोनिक, आइसो और हाइपर को हम लोग किसके आधार पे बनाएंगे? नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वाटर कंसेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। ठीक है सर, किसके आधार पर हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग ये तीनों सॉल्यूशन पढ़ेंगे ना, डिपेंडिंग ऑन कि जो ये सॉल्यूशन है उसके अंदर वाटर का मात्रा कितना है। अगर वाटर को हटा दो तो क्या रह जाएगा? सॉल्वेंट रह जाएगा। तो सॉल्वेंट से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर का मात्रा उस सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट में रहेगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। हाइपोटोनिक के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो हाइपोटोनिक के अंदर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो वाटर है उसको बहुत ज्यादा होना है। किसके कंसेंट्रेशन से? द अमाउंट ऑफ वाटर कंसेंट्रेशन दैट विल बी इनसाइड द सेल। मतलब सेल का जो वाटर का कंसेंट्रेशन होगा, इस सेल के अंदर जो वाटर कंसेंट्रेशन होगा वो कम होगा। किससे कम होगा? उस जो सराउंडिंग मीडियम है उससे उस सेल के अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन कम होगा। समझ में आया? दोबारा सुनिए, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं मैं कि ये जो सेल है, ये सेल के अंदर भी तो सर वाटर रहेगा, है ना? ठीक है, हमारा जो पूरा बॉडी है इसके अंदर कई मात्रा आपका वाटर भी है। ठीक, तो मैं उस वाटर को पकड़ लिया कि वो आपका सेल का वाटर का कंसेंट्रेशन है, और मैं जो सोल्यूशन के अंदर रख रहा हूं, इस सोल्यूशन का भी अगर सोल्यूशन है तो वाटर होगा। अब मैं हाइपोटोनिक के कंडीशन क्या बोला ना, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सोल्यूशन, ठीक, इज मोर देन द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सेल। तो आप खुद सोचो सर, ये सेल के अंदर कम पानी है, बाहर ज्यादा पानी है, तो मैंने अभी क्या बोला, क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा इसमें, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, और बाहर से अंदर या अंदर से बाहर डिपेंड करेगा किसके ऊपर? हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। यहां पे हाई कंसेंट्रेशन कहां पर है? सोल्यूशन के अंदर है। तो यहां पर देखा जाएगा कि देयर विल बी अ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द आउटर सोल्यूशन टू द इनसाइड द सेल। आया समझ? बिल्कुल आया सर। ठीक है, क्यों हुआ ये? क्योंकि बाहर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा है, सेल के अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन कम है, इसीलिए मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होगा यहां पर, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। ठीक है, और अगर कोई सेल के अंदर भरपूर मात्रा में अब पानी आ रहा है तो वो क्या होगा? वो फूल जाएगा। क्लियर है? तो ये सेल जो होगा, द सेल विल स्वेल अप। स्वेल अप मतलब फूल जाना। क्लियर है सर? कोई दिक्कत? समझ में आया? ओके, तो ये जो सेल स्वेल अप बोल रहा हूं मैं, एक्चुअली इसमें हो रहा है क्या? ऑस्मोसिस हो रहा है। बट ऑस्मोसिस कहां से हो रहा है? सेल के अंदर आ रहा है कुछ चीज, सेल के अंदर कोई चीज आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलेंगे दिस प्रोसेस इज हैपनिंग ओवर हियर, दैट इज एंडोस्मोसिस। क्लियर है? एंटरिंग, ऑस्मोसिस होके जो पानी है जहां पे ज्यादा है वहां से कम के अंदर आ रहा है, मतलब इट इज एंटरिंग इनटू द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस। और एंडोस्मोसिस होने के कारण जो सेल है वो आकार में बड़ा हो जा रहा है, वो स्वेल हो जा रहा है। क्लियर है? ठीक, ये पढ़ने से पहले हम लोग लेट्स एक बार देख लेते हैं कि हाइपरटोनिक क्या होता है। वहां पर भी हम लोग इसके ऊपर आधार करके बात करेंगे अबाउट द कंसेंट्रेशन ऑफ द वाटर सॉल्यूशन। क्लियर है? यहां पर जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाएगा सर, आप खुद बताओ। यहां पर जो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर होगा किसके अंदर? सेल के अंदर, वो ज्यादा होगा देन द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द मीडियम। ये जो बाहर आपका सराउंडिंग मीडियम है या सॉल्यूशन है, इसमें पानी का कंसेंट्रेशन कम होगा, और जो सेल है उस सेल का पानी का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा।
ठीक, तो यहां पर मूवमेंट कैसा होगा ना, जहां पर पानी ज्यादा है, मतलब अभी सेल के अंदर पानी ज्यादा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये मूवमेंट ऑफ द वाटर विल बी मूविंग आउट। क्लियर? कोई एग्जांपल दे सकते हैं सर? सोचिए थोड़ा सा। सर किसको किसको गोलगप्पे अच्छे लगते हैं खाना? लगता है ना? तो वो जो आपका पानी है, पानी पूरी वाला जो पानी होता है, उसके अंदर भरपूर मात्रा में सॉल्ट डाला हुआ रहता है। ठीक, जीरा पाउडर, जल जीरा वगैरह बहुत सारे मसाले पड़े हुए हैं उसके अंदर, इमली वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक, तो आप अगर अपने हाथ, क्या है, नॉर्मल सेल्स है, ये अगर मैं बहुत देर तक अंदर रख दूं तो पानी का मात्रा ज्यादा कहां पर होगा? पानी का मात्रा हमारे सेल्स के अंदर ज्यादा है आप, क्योंकि वहां पर तो सेल्स का मात्रा कम है, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स वहां पे ज्यादा है ना? तो देखोगे आप कि अपने जो ये उंगलियां हैं, इसके अंदर रिंकल्स गिर जाते हैं, निशाने, दरारें पड़ जाते हैं आप। क्यों? क्योंकि वो आपका एक मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड द सेल्स ऑफ आवर फिंगर्स, वो बाहर पानी मूव करके आ जाता है। दूसरा एग्जांपल, आई एम श्योर कि आप घर पे हो अभी, तो थोड़े बहुत कपड़े वगैरह मम्मी का हेल्प कर रहे हो आप लोग, है ना? तो उसमें अगर आप बहुत देर तक कपड़े वगैरह अगर भिगोते हो, सर्फ वाले पानी में अगर आप हाथ डालते हो, तो वहां पर भी वही सेम चीज सर, वो सर्फ का पानी जो है दैट इज अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक, और आपके जो सेल्स है उसमें आपका बहुत ज्यादा पानी है। ठीक, तो मूवमेंट ऑफ द वाटर विल बी हैपनिंग फ्रॉम द टिप ऑफ योर फिंगर्स टू द आउटसाइड, जिसके कारण जब हम लोग बहुत देर उंगली रखने के बाद जब हम लोग हाथ को उठाते हैं ऊपर, तो हमें निशान दिख जाते हैं उंगलियों में। दैट इज एक्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इज हैपनिंग। क्लियर है? तो ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है, जिसके वजह से आपकी उंगलियां क्या हो जा रहे हैं, श्रिंक हो जा रहे हैं सर। तो यहां पर क्या हो जा रहा था, द सेल स्वेल्ड अप, क्योंकि सेल के अंदर पानी जा रहा था। यहां पे क्या हुआ, सेल से पानी बाहर निकल के आ रहा है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर जो होगा, वाटर का जो मूवमेंट होगा, वो फ्रॉम द सेल टू द आउटसाइड सोल्यूशन या आउटसाइड मीडियम हो जाएगा। तो सेल पानी छोड़ देगा सर। तो सेल जैसे ही पानी छोड़ देगा, ये सेल क्या हो जाएगा, इट विल बी गेटिंग श्रिंक। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगा, और इसमें जो आपका प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस चल रहा है दैट इज एक्स ऑस्मोसिस। क्लियर है? एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस अच्छी तरह समझ में आया? ठीक, देखो हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वाटर कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन को हम लोग बात कर रहे हैं सर। तो हाइपोटोनिक के अंदर क्या हुआ था, जो वाटर कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन था वो ज्यादा था, किससे, सेल के अंदर से। यहां पर क्या देखा मैंने, वाटर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो कम है देन इनसाइड द सेल। क्लियर? अब फाइनली हम लोग जब आ जाते हैं आइसोटोनिक के ऊपर, तो आइसोटोनिक तो बहुत आसान है, क्योंकि आइसो शब्द का मतलब ही होता है सेम या सिमिलर। तो मतलब क्या है, जितना कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर आपका मीडियम के अंदर होगा, उतना ही कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर होगा किसके अंदर, सेल के अंदर। मतलब अगर दोनों में ही आपका वाटर कंसेंट्रेशन सेम हो जाता है सर, तो अगर सेम है तो मूवमेंट ऑफ द वाटर पार्टिकल्स नहीं होगा। क्लियर है? ठीक, अगर वाटर पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होगा, ना तो वाटर मूव करके सेल के अंदर आ रहा है, ना ही वाटर मॉलिक्यूल सेल से होते हुए बाहर सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, तो द रिजल्ट विल बी देयर विल बी नो चेंज टेकिंग प्लेस इन द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। आया समझ सर? ठीक है, तो यहां पर नो चेंज विल बी ऑब्जर्व इन द सेल शेप एंड द सेल साइज। क्यों सर? क्योंकि देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर विच विल बी टेकिंग प्लेस ओवर हियर। क्लियर? ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को भी थोड़ा सा डाउट है तो प्लीज
अगर आप, मेरा नंबर है वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप में, आप मुझे कॉल करके ये चीज समझ सकते हो। बट जब तक ये चीज आपका बहुत अच्छी तरह कन्फर्म नहीं हो गया है, प्लीज फर्दर मत जाइएगा। ठीक, क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेल वॉल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द न्यूक्लियस। ठीक, एंड फाइनली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द साइटोप्लाज्म। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट विल बी मूविंग ऑन टू द डिफरेंट सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है? क्लियर? तो टिल देन